जेफरी एप्स्टीन फाइल्स और बिटकॉइन, इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? इंटरनेट पर ना एक थियरी आग की तरह फैल रही है, और वो ये है कि बिटकॉइन का जो रहस्यमयी क्रिएटर है सतोशी नाकामोटो, वो कोई और नहीं बल्कि खुद जेफरी एप्स्टीन था। तो चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं और उस सनसनीखेज सवाल की तह तक जाते हैं जिसने सबको चौंका दिया है। क्या बिटकॉइन के पीछे वाकई जेफरी एप्स्टीन का हाथ था? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी क्रिप्टो की दुनिया की नींव हिला सकता है। तो ये सारी बातें शुरू कहाँ से हुईं? 30 जनवरी से। देखिए, 30 जनवरी से पहले मार्केट एकदम शांत था, बिटकॉइन लगभग $48,000 पर। और फिर जैसे ही एप्स्टीन फाइल्स बाहर आईं, क्रिप्टो मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट आई। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? ठीक है, तो अब इस जांच के पहले हिस्से में उतरते हैं। यहां हम ये देखने वाले हैं कि एप्स्टीन की दिलचस्पी क्रिप्टो में बहुत पहले से थी, मतलब उस जमाने से जब ये इतना आम हुआ भी नहीं था। देखिए, ये कोई अचानक से जागी हुई दिलचस्पी नहीं थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2008 में जब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का वाइट पेपर रिलीज किया, ठीक उसी वक्त से एप्स्टीन इस पर नजर रखे हुए था। उसने क्रिप्टो के जानकारों और बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स के बीच में मुलाकातें भी करवाईं। इस थ्योरी के मुताबिक ये सब एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। अब वो जो मैनहट्टन वाली मीटिंग थी ना, उसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसमें कौन-कौन शामिल था। टीथर के को-फाउंडर ब्रॉक पियर्स, अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समर्स और मेजबान के तौर पे खुद जेफरी एप्स्टीन। मतलब क्रिप्टो और फाइनेंस की दुनिया के ये सब बहुत बड़े नाम एक साथ थे। उस मीटिंग में ब्रॉक पियर्स ने बिटकॉइन का एक लाइव डेमो भी दिया। लैरी समर्स ने तो इसे बहुत रिस्की बताकर खारिज कर दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत जरूरी है। एप्स्टीन पियर्स को साइड में ले गया और क्रिप्टो की वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव पर घंटों बात की। इससे पता चलता है कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं थी, बल्कि काफी गहरी थी। चलिए अब जरा इस थ्योरी के सबसे ठोस हिस्से पर चलते हैं, यानी वो पैसों का लेन देन जो एप्स्टीन को सीधे सीधे बिटकॉइन के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ता है। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया साल 2015 में। जो बिटकॉइन फाउंडेशन थी, जो असल में पूरे नेटवर्क को चलाती थी, वो लगभग तबाह हो गई। हालात इतने खराब थे कि उनके पास अपने मेन डेवलपर्स को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। बिटकॉइन का पूरा भविष्य ही दांव पर लग गया था। और ठीक तभी एक ऐसी जगह से मदद आई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जेफरी एप्स्टीन ने MIT मीडिया लैब को कुल $8.5 लाख का डोनेशन दिया। पर सवाल यह है कि एप्स्टीन डूबते हुए बिटकॉइन को बचाने के लिए पैसे दे ही क्यों रहा था? और मामला यहां और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। उन $8.5 लाख में से $5,25,000 सीधे MIT की डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव को दिए गए, और इसी पैसे से बिटकॉइन के उन कोर डेवलपर्स को सैलरी मिली जिन्होंने नेटवर्क को जिंदा रखा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? वो ये कि इस पूरे लेन देन को कैसे छिपा कर रखा गया। जो भी ईमेल्स थे ना डोनेशन से जुड़े हुए, उनमें एप्स्टीन का नाम कहीं नहीं था। उसे कोड नेम दिया गया था, और वो कोड नेम था वोल्डेमॉर्ट। जी हां, हैरी पॉटर का वही विलेन जिसका नाम लेना मना है। अब जरा ये देखते हैं कि कैसे एप्स्टीन कथित तौर पर टेक और फाइनेंस की दुनिया के बड़े बड़े और पावरफुल लोगों के नेटवर्क का सेंटर था, और ये सारी चीजें बिटकॉइन से कैसे जुड़ती हैं। 2016 में एप्स्टीन ने सऊदी इन्वेस्टर्स को एक ईमेल भेजा जिसमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का प्रपोजल था। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि उसने बिटकॉइन के संस्थापक यानी फाउंडर्स शब्द का इस्तेमाल किया, फाउंडर का नहीं। मतलब एक से ज्यादा। ये इस आइडिया को और मजबूत करता है कि सतोशी कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरा ग्रुप था, और शायद एप्स्टीन उस ग्रुप से जुड़ा था। एप्स्टीन का असर सिर्फ डोनेशन तक ही सीमित नहीं था। उसने क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी किए। 2014 में ब्रॉक पियर्स की मदद से उसने कॉइनबेस में $3 मिलियन इन्वेस्ट किए। ये इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि वो क्रिप्टो के फ्यूचर को लेकर कितना ज्यादा श्योर था। अगस्त 2015 में एप्स्टीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ एक डिनर भी ऑर्गेनाइज किया। इस मीटिंग में क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइजेशन पर बात हुई। ये इस थियरी को और पक्का करती है कि एप्स्टीन क्रिप्टो के भविष्य को शेप देने में एक सेंट्रल रोल निभा रहा था। एक और काफी दिलचस्प सुराग एप्स्टीन की गेस्ट लिस्ट से मिलता है।
उसने यूनाइटेड नेशंस के एक इवेंट के लिए सतोशी नाकामोटो को भी इनवाइट किया था। क्या ये एक इशारा था कि वो सतोशी को जानता था, या फिर ये सिर्फ अपनी पहुंच दिखाने का एक और तरीका था? और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थियरी के क्लाइमैक्स पर। ये आइडिया कि बिटकॉइन का जो असली मकसद था उसे जानबूझकर बदल दिया गया, या यूं कहें कि हाईजैक कर लिया गया। तो देखिए, बिटकॉइन का असली विजन क्या था? एक पीयर टू पीयर कैश सिस्टम बनना, मतलब यूपीआई की तरह तेज और सस्ता लेन देन, वो भी बिना किसी बैंक के। जाहिर है ये ट्रेडिशनल बैंकिंग के लिए एक सीधा खतरा था, लेकिन इस थियरी के हिसाब से इसे जानबूझकर डिजिटल गोल्ड बना दिया गया, यानी सोने की तरह एक इन्वेस्टमेंट जिसे खरीदना और बेचना धीमा और महंगा है और जो बैंकों के लिए कोई खतरा नहीं है। इस थ्योरी को मानने वालों का दावा है कि ये हाईजैक कुछ खास टेक्निकल बदलाव करके किया गया। पहला, डेवलपर्स को पैसा देकर डेवलपमेंट को कंट्रोल करना। दूसरा, जानबूझकर ट्रांजैक्शन की संख्या को लिमिट करना ताकि एक साथ ज्यादा लेनदेन ना हो सके। और तीसरा, नेटवर्क को इतना धीमा कर देना कि ये यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम्स के लिए कभी खतरा ही ना बन पाए। पालो आल्टो डिनर में जो पीटर थियल मौजूद थे, उन्होंने खुद कहा था बिटकॉइन को कोऑप्ट कर लिया गया था। इसका मतलब ये है कि ये जिस क्रांति के लिए बना था, उसी पुराने सिस्टम ने इसे अपने फायदे के लिए अपना लिया। तो आखिर में हमारे पास कोई पक्का जवाब नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा सवाल है। क्या बिटकॉइन एक कंट्रोल की हुई कहानी है, जैसा कि ये थ्योरी बताती है, या फिर ये सारे कनेक्शंस सिर्फ एक के बाद एक हुए इत्तेफाक हैं? सच्चाई चाहे जो भी हो, ये कहानी हमें ये जरूर याद दिलाती है कि क्रिप्टो की दुनिया में आज भी बहुत सारे राज दफन हैं।